हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मधेपुरा से लाइव। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे रामविलास पासवान की मौत पर भी सियासत शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने उनकी मौत के पीछे साजिश का इशारा कर दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री से बाकायदा इस पूरे मामले में जांच तक की मांग कर दी है। अरे भाई, टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का। हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? हफ्ते भर से वायरल हो रहा ये वही वीडियो है जिसके सामने आने के बाद रामविलास पासवान के निधन पर सवाल उठ रहे हैं। उसके लिए इतना पास आ ही गया तो रिमोट किसका है? एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। ये भाई अब आप करोगे ना, कट एडिट आप कर लोगे, आगे पीछे आप करोगे, है ना? वीडियो 27 अक्टूबर को वायरल हुआ था। वीडियो चिराग के मैनिफेस्टो शूट का है जिसमें चिराग अपने पिता और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तस्वीर के सामने हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, हम बिहारी फर्स्ट को समर्पित करने पे आगे बोल रहे हो कि शुरू से करो। इसके बाद मैं एक टेक और कर दूंगा, पहले एक समर्पित वाला दे देता हूँ ताकि अपने पास फुटेजेस आ जाएं सारी। आप वहाँ पे थे अफसरशाही वाले में? हाँ नहीं, मैं अब एकदम अलग ही ले रहा हूँ। अब इसी वीडियो की वजह से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को मौत में साजिश की आशंका दिख रही है। रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच या ऐसी किसी जांच की भी मांग उठाई है? हमारे प्रवक्ता ने कहा है, हमको ही मालूम हुआ है कि 2 दिन या 3 दिन उनकी मौत शायद हो चुकी थी, तब डिक्लेयर किया गया था और फिर मेडिकल बुलेटिन कभी इशू नहीं किया गया। बड़े आदमी थे, बड़े नेता थे, तो हर नेताओं का डेली मेडिकल बुलेटिन निकलता था, लेकिन मेडिकल बुलेटिन नहीं निकला और इसलिए लोग लगाते हैं कि 3 दिन पहले कुछ उनको डिमाइस हो गया था और आखिर छिपा के क्यों रखा। अगर ये बात आई है पब्लिक डोमेन में तो इसकी जाँच होनी चाहिए, न्यायिक जाँच हो तो अच्छा है। मांझी की पार्टी की ओर से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है। मांझी रामविलास पासवान की मौत में राजनीतिक साजिश की आशंका जता रहे हैं, तो चिराग ने कह दिया कि पिता की तबीयत जब खराब थी तब ये लोग मिलने तक नहीं आए। चिराग मांझी को जवाब देने के लिए मोदी की गवाही भी पेश कर रहे हैं। आज पापा के निधन के बाद उनको उनकी इतनी चिंता हो गई कि जैसे सबसे सगे मुख्यमंत्री ही पिताजी के थे। उनके नेता ये कहते नहीं थक रहे, मुख्यमंत्री कहते नहीं थक रहे, पर याद करें कि ये वही मुख्यमंत्री हैं। जब आप लोगों ने सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री का जवाब आया था कि अच्छा उनकी तबीयत खराब है, हमको तो मालूम ही नहीं है। भाई, उस वक्त आपको मालूम नहीं था और ये उस दिन आपने बयान दिया जब तक देश के राष्ट्रपति मुझे 2 बार फोन कर चुके थे, जब तक भारत के प्रधानमंत्री पापा का हालचाल जानने के लिए मुझे निरंतर दिन में 2 बार फोन करते थे। उस वक्त आप ये बयान दे रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। लोकसभा के स्पीकर उनसे मिलने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो उनसे मिलने अस्पताल आते हैं, जितने इनके वरिष्ठ नेता हैं, भले वो सत्ता पक्षी हो विपक्षी हो, वो लोग पापा से मिलने अस्पताल आते हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भैया कौन सी साजिश रची गई? आप मुझे बताएं ना, आज आपको पापा की इतनी चिंता हो रही है, इतनी आपको उनको लेकर परेशानी हो रही है, मुझे मुख्यमंत्री बताएं कि कब उन्होंने प्रयास किया कि वो आकर दिल्ली के फोर्टिस में आकर स्पॉट्स में आकर पापा को देखें। आना तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री ने एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा कि फोन कर हालचाल पूछे। और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं होता तो जिन प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के लिए निरंतर उनके मंच पर जाकर मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री से पूछ लेना पापा के बारे में, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी दिन रात पापा के साथ खड़े हुए थे। रामविलास पासवान अगस्त महीने में ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। सितंबर में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 3 अक्टूबर को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक थी, मैं भी वो कवर कर रहा था दिल्ली में। उस वक्त अचानक चिराग पासवान बैठक छोड़कर निकल गया अस्पताल, अपनी माता के साथ, अपनी मां के साथ वो अस्पताल पहुंचे और वहां पर रामविलास पासवान के दिल का एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। इस बात की जानकारी खुद चिराग पासवान ने अगले दिन सुबह यानी 4 अक्टूबर की सुबह चिराग पासवान ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी कि दिल का एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है रामविलास पासवान का, और अगर जरूरत पड़ती है और अगर डॉक्टर चाहेंगे और डॉक्टरों की सलाह होती है तो कुछ दिनों के बाद
फिर से एक और बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। ये इसकी जानकारी खुद चिराग पासवान ने ट्विटर के माध्यम से सभी लोगों को दी थी, लेकिन वो दिन शायद नहीं आया और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते गए रामविलास पासवान के। वो अस्पताल में और उनकी तबीयत नाजुक होती चली गई और 8 अक्टूबर को आखिरकार रामविलास पासवान ने अपनी अंतिम सांसें ली। तब तक बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका था और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। बाद में चिराग को एनडीए ने अपने से दूर किया, लेकिन चिराग लगातार बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाने की बात कहते रहे। एक दिन उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान बताया और कह दिया कि सरकार बीजेपी एलजेपी की ही बनेगी। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। और तब से चिराग उसी जगह पर अटके हुए हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट किया जिसमें एलजेपी बीजेपी सरकार की बात कही है, जबकि बीजेपी साफ कह चुकी है कि एलजेपी यानी चिराग पासवान से उनका कोई नाता नहीं है। आज मैं मधेपुरा में हूं, यही पास में पूर्णिया है। वहां पर धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री लेशी सिंह चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें, ये सीट इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर होता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर धमदाहा में धाक जमाने के लिए चुनावी मैदान में है लेशी सिंह। लेशी सिंह का चुनाव प्रचार जोरों पर है। गांव से लेकर गलियों तक धुआंधार प्रचार चल रहा है। छोटी छोटी चौपाल लगाकर जनता की समस्या सुन रही है, साथ साथ में प्रचार भी कर रही है। सबके सुख दुख में रहे विशेष करके ध्यान दो। महादलित में आज तक में मिल जाए हमरा से महादलित रेडियो स्टेशन जितला के बाद मैडम जी। धमदाहा सीट से जेडीयू के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुकी हैं। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री का पद भी संभाला है। इलाके के लोग लेशी सिंह को वोट बली विधायक के नाम से पुकारते हैं, लेकिन लेशी इसे अपनी नहीं बल्कि जनता की जीत बताती हैं। कोई चुनौती मेरे सामने नहीं है, फासला बहुत अंतर बहुत ज्यादा का है, इसलिए चूंकि जनता का जो समर्थन मिल रहा है उसके मुताबिक मैं आपको कह रही हूँ, बोल रही हूँ। जनता का अपार समर्थन, अपार प्यार, स्नेह मिल रहा है। यदि आप हमारे क्षेत्र में एक दिन भी समय देंगे तो एक पंचायत में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई जो होता है कि एंटी इनकम्बेंसी वो मेरे क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि हमने विकास किया है, हमने सबका सेवा की है। धमदाहा सीट पर लेशी सिंह का मुकाबला पुरुष उम्मीदवारों से हो रहा है, लेकिन सीएम नीतीश की इस वोट बली विधायक के आगे किसी की नहीं चलती। 2015 के चुनाव में लेशी सिंह ने आरएलएसपी के शंकर आजाद को करीब 30,000 वोटों से हराया था और इस बार भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। 1-2 कास्ट का यहाँ पर वर्चस्व मेरे क्षेत्र में नहीं है। यहाँ जीत पक्की है। 101 ज्यादा अंतर, यही मेरा अब प्रयास है कि जीत जो है मतों का अंतर 50 से ज्यादा हमको आगे बढ़ना है। यही हमारा मकसद है और जनता का भी यही भावना है। आपको बता दें कि लेशी सिंह मधुसूदन सिंह और बूटन सिंह की पत्नी है, जो कि पूर्णिया इलाके के बड़े बाहुबली थे। साल 2000 में बूटन सिंह की हत्या के बाद लेशी सिंह ने राजनीति में एंट्री ली थी। धमदाहा में लेशी सिंह की धाक को चुनौती दे रहे हैं आरजेडी के दिलीप कुमार यादव। दिलीप कुमार इससे पहले भी अक्टूबर में 2005 के विधानसभा चुनाव में लेशी को पटकनी दे चुके हैं और इस बार भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हम रोजगार नहीं, हम नौकरी देंगे। रोजगार तो बहुत तरह का है, पकौड़ा बेचने का भी रोजगार शुरू हुआ था, तो रोजगार नहीं, हम नौकरी देंगे 10 लाख युवाओं को। 1995 में भी दिलीप कुमार इस सीट पर आरजेडी की जीत का परचम लहरा चुके हैं। धमदाहा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 55% वोटर SC/ST से हैं, तो वहीं मुसलमानों की आबादी 30% है। ओबीसी की वोटरों की संख्या
10% तो वहीं सवर्ण वोटरों की आबादी 5% है। बिहार चुनाव को देखने समझने वालों का मानना है कि धमदाहा के चुनाव में जातीय समीकरण हावी रहते हैं। धमदाहा सीट पर 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार धमदाहा में किसकी धाक जमेगी। कल मैं बिहार के सहरसा में था। यहां जब मैं वनगांव पहुंचा, एक अद्भुत तस्वीर, एक अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। यहां पर पिछले 129 सालों से एक धर्म सभा का आयोजन हो रहा है। पूरी दुनिया में जब शांति और अमन को किसी की नजर लग गई है, आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। आपको मैं बता दूं कि ये एक अनोखी परंपरा है। पिछले 129 सालों से, आप अंदाजा लगाइए, ये जो मैं आपको कालखंड बता रहा हूं, 129 सालों से यहां पर धर्म सभा का आयोजन हो रहा है, और वो भी अनवरत, बिना रुके हुए, बिना किसी बाधा के। और उसके पीछे मकसद यही है कि धर्म सभा के जरिए एक सांस्कृतिक संदेश तो दिया ही जाए, इसके अलावा सामाजिक जो समरसता है, जो सद्भाव की भावना होती है, उसे और ज्यादा मजबूत करें। धर्म सभा के भवन में पहुंचने पर मैथिली भाषा में भागवत कथा सुनाई दी। देवेंद्र, भयंकर शब्द करे वाला ई शत्रु बड़ा विकराल है, ओकर आकृतियों तेहने विकराल छे। खुद कथा कर रहे व्यास जी ने बताया कि इस धर्म सभा में हर जाति, हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है। हर एक धर्म के लोग यहाँ आकर के इस सभा में उपस्थित होकर के इस सभा के कार्यक्रम से लाभ ले सकते हैं। उसमें उपदेश किया जाता है, यही जो मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करनीय अकरणीय जो मनुष्य के द्वारा कृत्य है, उसी की विवेचना की जाती है वेद शास्त्र पुराण के माध्यम से। मिथिलांचल के संत कवि लक्ष्मीनाथ गोस्वामी की प्रेरणा से संत बबुआ खां ने इस धर्म सभा की शुरुआत की थी। तब से ही ये वनगांव के लोगों के बीच सौहार्द की कड़ी बना हुआ है। यहाँ जो धर्म सभा होती है, अब धर्म सभा में जो उपदेश दिया जाता है, इसी के चलते कोई भी बड़ी घटना इस गांव में आज तक नहीं घटी है, यह बात सत्य है। वनगांव के लोग पुरखों की इस परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे इलाके में अलग मिसाल कायम कर रहे हैं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मधेपुरा से फिलहाल इतना ही। कल आपसे अररिया में मुलाकात होगी। शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार लाइव, और रात 8:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखते रहिए एबीपी न्यूज।